Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for NMD CAT session. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स एंड वेरिएशन इनहेरिटेंस. तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ. In today's lecture, our key concepts or the contents which we will discuss about genetics and variation will be gene linkages and crossing over, sex linkages in Drosophila, Drosophila melanogaster जो कि commonly fruit fly कहलाती है, sex linkage in human और human में example hemophilia और उसकी genetic basis जो है वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करें. तो सबसे पहले अगर हम जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो लफ्ज लिंकेज लिंक्ड से है, मतलब ऐसा फिनोमिना जिसमें जीन्स जो है वो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पर मौजूद हों. तो फिनोमिनन ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रोमोसोम. तो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर मौजूदा तमाम जीन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं और उस प्रोसेस को जीन लिंकेज का नाम दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें कि एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इस क्रोमोसोम के ऊपर पर्टिकुलरली एक जीन इस पोजीशन पे मौजूद है, ये एरिया एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है वो एक जीन कहलाता है. इसी तरह से एक दूसरा जीन यहां पे मौजूद है, ये एक एरिया है जो कि कोडिंग रीजन है, और इसी तरह से ये दूसरा. ये चार बेसिक रीजन बनाए, इनको हम जीन्स का नाम देंगे. अगर इसी का एक होमोलोगस पेयर बना दिया जाए तो ये पार्टनर ऑफ जीन्स क्या कहलाएंगे? एलील. तो इसका मतलब ये एक होमोलोगस पेयर पर ये एक जीन का जो एलील्स का पेयर है, जो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स हैं, उनको हम यूं शो कर सकते हैं. इसका मतलब एक होमोलोगस पेयर के ऊपर चार जीन्स मौजूद हैं जो कि फिजिकली लिंक्ड हैं, फिजिकल उनका रिलेशनशिप मौजूद है, और इस एक स्ट्रक्चर को, एक होमोलोगस पेयर को जो कि डिफरेंट जीन्स ऑक्युपाई कर रहा है, उसको हम नाम देंगे जीन लिंकेज, और ये तमाम स्ट्रक्चर कहलाएंगे लिंक्ड जीन्स. अब यहां पे इस प्रोसेस की, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पेश आई? हम जानते हैं कि क्रोमोसोम जो है उसको इनहेरिटेंस की थ्योरी में एक मेन रोल दिया जाता है. यह समझा जाता है कि क्रोमोसोम जो है वो एक इनहेरिटेंस के प्रोसेस में रोल प्ले करता है. अब अगर हम इस बात को सच मान लें तो इनहेरिटेंस में करैक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं. अगर क्रोमोसोम के नंबर की बुनियाद पर देखा जाए, ह्यूमन को एग्जांपल ले लें तो ह्यूमन के केस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन करैक्टर हंड्रेड्स ऑफ करैक्टर्स मौजूद है. इसका मतलब एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा करैक्टर्स को कोड करने के लिए जीन्स मौजूद हैं. तो इसका यह मतलब हुआ कि एक क्रोमोसोम जो है वो चंद जीन्स और फ्यू टू मैनी हंड्रेड जीन्स जो है वो उस पर मौजूद हो सकते हैं. तो इस वजह से हम इस प्रोसेस को कंसिडर करना, फिनोमिनन को नाम दिया जाता है जीन लिंकेज. इसके फीचर्स देखिए तो सबसे पहला फीचर ये फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स है. यहां पे कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन जो है वो मौजूद है, तो कोडिंग रीजन्स का एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है. दूसरे नंबर पे लिंक्ड जीन एंड ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ लिंकेज ग्रुप. एंड ब्लॉक करते हैं यानी कि ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो एक रीजन बन गया, तो एक लिंकेज ग्रुप बना जो कि होमोलोगस पेयर्स का था. तीसरे नंबर पे अगर हम इस बात को समझ लें कि एक लिंकेज ग्रुप एक होमोलोगस पेयर है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर इन एन ऑफस्प्रिंग या इन एन इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में कहा जाए तो 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ह्यूमन के केस में 23 जीन लिंकेजेस होंगे, यानी कि एक लिंकेज ग्रुप जो है वो एक होमोलोगस पेयर को रिप्रेजेंट करेगा. लिंक्ड जीन्स डू नॉट ओबे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब इसका मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो क्रोमोसोम थे वो सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली और रीयूनाइट करते हैं इंडिपेंडेंटली एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन. अगर एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन्स हैं
तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त ये एक क्रोमोसोम सेपरेट होगा एट द टाइम ऑफ डिवीजन, माइटोसिस या मियोसिस, तो उस वक्त पूरा क्रोमोसोम जब जाएगा तो जो जीन्स इसके ऊपर मौजूद हैं वो एक स्ट्रक्चर में, एक गैमीट में, और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमीट में। तो इसका मतलब ये जीन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसको ओबे नहीं करता, मतलब मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है वो उसको ओबे नहीं करता जीन लिंकेज का प्रोसेस। इसी वजह से चांसेस ऑफ रिकम्बिनेशन जो है वो कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू लिंकेज ग्रुप। जीन लिंकेज के प्रोसेस को खत्म करने के लिए या इसको रिड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज क्रॉसिंग ओवर। तो जितनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होती जाएगी, जीन लिंकेज जो है वो उसको खत्म करने का, फिजिकल रिलेशन को खत्म करने के प्रोसेस जो है वो मौजूद रहेगा। अगर जीन लिंकेज के लिंकेज ग्रुप्स की एग्जांपल देखें तो एक्स क्रोमोसोम एक एग्जांपल है जिसपे डिफरेंट जीन्स मौजूद होते हैं, जिसमें से कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, हीमोफीलिया से एंड गाउट एटसेट्रा, और भी मुख्तलिफ ऐसे जीन्स हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम पर हैं। इस वजह से हम इसको सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। ऑटोसोमल में देखें तो क्रोमोसोम नंबर 11 की एग्जांपल दी गई, जिसपे सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया एंड एल्बिनिज्म, ये डिफरेंट ऐसी डिजीजेस हैं जिसके लिए जीन्स इस क्रोमोसोम नंबर 11 पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बात की कि जीन लिंकेज के केस में हम ये कहते हैं कि अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ओबे किया जाएगा। तो जीन लिंकेज जो है वो क्रॉसिंग ओवर के एग्जैक्टली ऑपोजिट कंसिडर किया जाएगा। जब तक जीन लिंक्ड रहेंगे इसका मतलब वो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को ओबे नहीं कर रहे, और जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होगी तो वो ओबे करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो लिंकेज ग्रुप को अगर हम क्रॉसिंग ओवर के साथ कंपैरिजन करें तो क्रॉसिंग ओवर है क्या? क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसकी डिटेल डिस्कशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। क्रॉसिंग ओवर के केस में हम डिफाइन करें अगर, तो कहते हैं एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक क्रोमोसोम बनाता हूं इन दिस फॉर्म, इसके ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो है इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स है दोनों। दूसरा क्रोमोसोम देखिए तो ये है जिसके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब ये होमोलोगस पेयर है। अगर एक होमोलोग का सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे होमोलोग के क्रोमेटिड के साथ एक्सचेंज हो तो उसको नाम दे देता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का एक्सचेंज होना बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। तो मियोसिस के दौरानिए में अगर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स जो कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का अगर होगा तो उसे नाम दिया जाएगा क्रॉसिंग ओवर। यहां पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमारे पास 3 बेसिक फिनोमिनन में होता है, लेकिन तीनों में माइनर डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल क्रॉसिंग ओवर में देखिए तो हम कहते हैं होमोलोगस पेयर होगा और उसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज करे। इसी तरह से आपने एक और प्रोसेस पढ़ा था पैरासेक्सुअलिटी। उस प्रोसेस में हम कहते हैं कि एक ही सेल में, एक ही हाइफी के अंदर 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई के अंदर जब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम हो जाए, ये विद इन अ न्यूक्लियस होगा, वो बिटवीन द न्यूक्लियस होगा। तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ सेम हाइफी हो जाए तो उसे हम नाम देते हैं पैरासेक्सुअलिटी। इसी तरह से तीसरा प्रोसेस कॉन्जुगेशन है। उसमें भी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स में हो रहा है तो उसे हम कह रहे हैं कॉन्जुगेशन। एक ही इंडिविजुअल के 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई में हो रहा है तो उसे हम कह रहे हैं पैरासेक्सुअलिटी। और अगर एक ही न्यूक्लियस के 2 डिफरेंट जो क्रोमेटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के, होमोलोगस पेयर के, तो उसको नाम दिया जाएगा क्रॉसिंग ओवर। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। क्रॉसिंग ओवर जो है वो मिनिमाइज कर देता है चांसेस ऑफ जीन लिंकेज। अगर क्रोमोसोम जो है वो उनमें क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में, तो इस तरफ का जीन जो है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दूसरा एक क्रोमोसोम का पेयर शो करता हूं, ये अब इसके पास जो जीन्स हैं
फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है, एंड सो ऑन। अब अगर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो जाए तो उस सेगमेंट के एक्सचेंज होने की वजह से ये स्ट्रक्चर किस तरह से हो जाता है, इन दिस फॉर्म। अब इसके अपर साइड पर वो उसका सेगमेंट आ गया, बाकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर वही रहा और सेगमेंट जो है वो किसका आ गया है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का, जिस वजह से इसके अंदर जो जीन्स हैं उनकी सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मेंडल का जो रूल था वो ओबे हो गया। इससे पहले जिस वक्त गमीट बनना था तो ये सारे जीन्स जो हैं वो एक गमीट में जाने थे और दूसरे सारे जो हैं वो एक गमीट में, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो मे बी ये वाला जीन इसके साथ चला जाए, मे बी ये वाला जीन जो है वो इसके साथ चला जाए। जितनी दफा क्रॉसिंग ओवर होगी उतना जो चांसेस हैं जीन के लिंक्ड रहने के या जीन लिंकेज होने के वो मिनिमाइज होते जाएंगे। तो क्रॉसिंग ओवर जरूरी नहीं है कि एक ही दफा हो, एक होमोलोगस पेयर पे एक से ज्यादा पोजीशन पे एक से ज्यादा क्याज़मेटा फॉर्मेशन हो सकती है, एक से ज्यादा पोजीशन पे हो सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन जीन मैप, यानी कि अगर ये दो जीन्स हम कंपेयर करें, जितने ज्यादा डिस्टेंस पे हैं उतना क्रॉसिंग ओवर की वजह से सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर इन दोनों जीन्स को जो कि एक दूसरे के साथ क्लोजली लिंक्ड हैं, उन दोनों की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से उनका सेपरेट होने के चांसेस मिनिमम है। इसका मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा लिंक्ड जीन्स के अंदर उतना क्रॉसिंग ओवर के जरिए उनका एक दूसरे से सेपरेट होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए हमने लिखा क्रॉस ओवर is directly proportional to the distance between genes on gene map। अब क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो प्रोडक्ट बनती है उनको हम नाम देते हैं रिकम्बिनेंट टाइप और उस प्रोसेस को कहा जाता है रिकम्बिनेशन। अब रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंटैक्ट रहता है, वेरिएशन नहीं आती और वेरिएशन ना आने की वजह से एवोल्यूशन का प्रोसेस नहीं होता। तो अगर क्रॉसिंग ओवर आएगी तो रिकम्बिनेंट्स बनेंगे। व्हाट इज रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो हम कहते हैं प्रोपोर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप्स बिटवीन टू जीन पेयर्स एज कंपेयर टू सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन। तो जब भी होमोलोगस पेयर एक दूसरे के साथ रिकंबाइन करेंगे, क्रॉसओवर करेंगे, तो उसमें कुछ जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी रिकम्बिनेंट टाइप्स बनेंगी और जहां पे इंटैक्ट रहेगा जेनेटिक मटेरियल उसको हम नाम दे देंगे पेरेंट टाइप। तो पेरेंट टाइप प्लस रिकम्बिनेंट टाइप जो है वो सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। इसके लिए ये एक जनरल फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है जिससे हम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन कर सकते हैं। सो रिकम्बिनेंट टाइप्स ओवर सम ऑफ all combinations multiplied with 100, so recombination frequency should be in percentage। मैपिंग ऑफ जीन का क्या मतलब है, अगर हम क्रॉसिंग ओवर के जरिए जो जीन लिंकेज का प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जीन लिंकेज को तोड़ रहे हैं, तो उससे हम जीन्स ऑन द क्रोमोसोम मैप करने की पोजीशन में आ जाते हैं, उसकी लोकेशन को जानने की पोजीशन में आ जाते हैं। कैसे, दैट कैन बी मैप्ड ऑन क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। जैसे यहां पे क्रॉसिंग ओवर किस पोजीशन पे हो रही है और उसकी वजह से कौन सा जीन शफल होने का चांस बन गया, उस बुनियाद पर हम पोजीशन ऑफ द जीन ऑन क्रोमोसोम डिटरमिन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर देखें तो क्रॉसिंग ओवर किस लिए सिग्निफिकेंट है, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से शफल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल होगा, सो दैट विल प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। जैसे ही जेनेटिक वेरिएशन आएगी तो दैट विल प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो इसका मतलब जीन लिंक रहेगा, लिंकेज ग्रुप इंटैक्ट रहेगा, नो वेरिएशन, नो एवोल्यूशन, इंडिविजुअल विल रिमेन सेम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लेकिन जैसे ही क्रॉसिंग ओवर आई, जेनेटिक मटेरियल शफल हुआ, वेरिएशन आएगी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में, नेक्स्ट जनरेशंस में, और इन एडेप्टेशंस की वजह से अगर नेचर फेवर करती है उन्हें तो वो लीड करेगा एवोल्यूशन की तरफ। सो दैट विल प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। दैट इज अबाउट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। सेकेंड पॉइंट जो है वो जीन लिंकेज में अगर सेक्स क्रोमोसोम पर लिंक्ड हो तो उसको हम नाम देते हैं सेक्स लिंकेज,
और हमारे आज के लेक्चर में हमने दो बेसिक पॉइंट्स पे डिस्कस करना है, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला एंड सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। तो सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला में हम सबसे पहले अगर देखें व्हाट इज ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला एक साइंटिफिक नेम है फ्रूट फ्लाई का, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। इस पे एक्सपेरिमेंट थॉमस हंट मॉर्गन ने किए जो कि 1910 में थे। थॉमस हंट मॉर्गन के इन एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था? इसका मकसद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रोवाइड करना था। जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी उसके मुताबिक यह कहा जा रहा था कि क्रोमोसोम एक्चुअली इन्वॉल्व होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब वो किस तरह से इन्होंने मैनेज किया, उसके लिए जो मॉडल ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किया गया दैट वाज एक्चुअली ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला क्योंकि साइंटिफिक नेम है तो इसमें हम जीनस नेम कैपिटल डी लिखते हैं और इसको अंडरलाइन किया जाता है, अदरवाइज शुड बी रिटन इन इटैलिक और बोल्ड। इसको रीजन क्या थी व्हाई इट वाज सिलेक्टेड? सबसे पहला प्रोसेस ये इजी टू कल्चर था एंड इजी टू कलेक्ट था। जो ड्रोसोफिला है इसको कल्चर करने के लिए हमें सिर्फ मैश ऑफ बनाना लीव्स है या बनाना का जो छिलके होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस मैश को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे ये आसानी से कल्चर कर जाते हैं। दूसरे नंबर पे इनको कलेक्ट करना बहुत आसान था। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो मेल और फीमेल है उनमें एक डिफरेंस था। जो मेल है वो स्मॉलर इन साइज था और फीमेल जो है वो लार्जर इन साइज थी। दूसरे नंबर पे इनका एब्डोमिनल पॉइंट पे भी डिफरेंस था, एक का एब्डोमेन राउंड होता था और दूसरे का पॉइंटेड था, जिस वजह से आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता था इज इट मेल और फीमेल। इस प्रोसेस को कहा गया कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। इनका जो जनरेशन टाइम है वो शॉर्ट था, इस वजह से नंबर ऑफ जनरेशंस पे एवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझने के लिए या इनहेरिटेंस के पैटर्न को समझने के लिए मल्टीपल जनरेशंस पे काम करना जरूरी था। तो इस पे इसका लाइफ स्पैन तकरीबन 2 वीक्स तक था या 15 डेज तक, जिस वजह से इसको इस्तेमाल करना आसान था बहुत सारी जनरेशंस तक स्टडी करने के लिए। इसके अलावा एक्सीलेंट फॉर जेनेटिक स्टडीज, जो जेनेटिक स्टडीज थी इस बुनियाद पर जो जेनेटिक मटेरियल इसका स्टडी करना था वो आसान था और इसमें डिस्टिंक्ट वेरिंग ट्रेट्स मौजूद थे। मॉर्गन ने तकरीबन 85 ट्रेट्स पर स्टडी किया और देखा कि ये डिस्टिंक्ट ट्रेट थे, यानी कि 2 ऑपोजिट फॉर्म जो है वो मौजूद थी, सेम एज द पी प्लांट, गार्डन पी जो कि मेंडल ने जिस तरह से यूज किया था उसमें भी डिस्टिंक्ट ट्रेट्स जो हैं वो मौजूद थे। तो इसमें भी इसी तरह से था। इसके साथ साथ जीनोम ऑफ ड्रोसोफिला हैज बीन सीक्वेंस्ड। इसका जो जीनोम है उसको भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंडर सीक्वेंस किया गया, जिसके जरिए इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। इसके अलावा इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करना भी आसान था, जैसे इसमें टोटल 8 क्रोमोसोम होते हैं और 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और उन क्रोमोसोम की जो अपीयरेंस है वो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, जिसको स्टडी करना जो है वो बाकियों की निस्बत आसान था। ये वो बुनियादी वजूहात थी जिस वजह से इसको सिलेक्ट किया गया फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो क्या थे? मॉर्गन ने पेरेंटल जनरेशन जो हासिल की उसमें व्हाइट आइड मेल थे जिसको रेड आइड फीमेल के साथ क्रॉस कराया। अब जो रेड आइड थे फीमेल वो नेचुरल थी और उसके मुकाबले में जो व्हाइट आइड थे वो म्यूटेंट थे, म्यूटेशंस की वजह से थी। अब व्हाइट आइड को रेड आइड के साथ क्रॉस किया तो उसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन हासिल हुई ऑल वर रेड आइड, और वो कितने हासिल हुए? 1237। ये मेंडल के उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पूरा होते रहे थे कि जब हम डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर को क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सारा डोमिनेंट आ जाता है। इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट ट्रेट था, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर होना चाहिए था। नेक्स्ट, जिस वक्त इसी प्रोसेस को मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते हुए इसने F1 जनरेशन के F1 के साथ क्रॉस कराया मेल और फीमेल को, उनसे जो ऑफस्प्रिंग हासिल हुए उसमें रेड आइड फीमेल, रेड आइड मेल और व्हाइट आइड मेल, नो व्हाइट आइड फीमेल। इसके इस एक्सपेरिमेंट के अंदर व्हाइट आइड फीमेल अपीयर नहीं हुआ।
अब इससे उसने क्या नतीजा निकाला, उसने समझा कि ये जो प्रोसेस है रेड आई और व्हाइट आई, ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है और उसके साथ साथ ये अगर व्हाइट आइड फीमेल में अपीयर नहीं हुआ तो इसका मतलब शायद ये है कि व्हाइट आइड फीमेल या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती और या ये वायबल नहीं है, मतलब एग्स की स्टेज पे या लार्वल स्टेज पे ही किल हो जाती हैं। ये बात उसके जहन में इस वजह से आई क्योंकि जब रेड आइड फीमेल रेड आइड मेल यानी कि रेड आइड और व्हाइट आइड को जब उसने कंपेयर किया तो अकॉर्डिंग टू मेंडल F2 जनरेशन में 3:1 फिनोटिपिक रेशो आनी चाहिए थी। तो अगर आप रेड आइड दोनों को देखें तो ये 3470 थे और व्हाइट आइड 782 थे। तो अगर 3470 एंड 782 का हम कंपैरिजन करें तो वो 3:1 नहीं थी, बल्कि ये रेशो जो है वो स्लाइटली कम आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ उसने समझा कि शायद ऐसा होता है कि व्हाइट आइड फीमेल भी होनी चाहिए लेकिन वो लार्वल स्टेज पे वायबल ना होने की वजह से किल हो जाती है। इस अपने डाउट को क्लियर करने के लिए उसने टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस क्या था उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। टेस्ट क्रॉस में उसने व्हाइट आइड मेल को रेड आइड फीमेल के साथ, मतलब टेस्ट क्रॉस में हम जानते हैं कि पेरेंटल जो रिसेसिव है उसको क्रॉस किया जाता है F1 जनरेशन के साथ। बेसिकली टेस्ट क्रॉस तो इसलिए किया जा रहा होता है टू चेक द होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी, लेकिन यहां पे ये चेक करना चाह रहा था कि जो पेरेंटल जनरेशन को जब F1 जनरेशन के साथ क्रॉस किया जाए तो क्या व्हाइट आइड फीमेल हासिल होती है या नहीं होती। यानी कि यहां पे जो उसने एक अज्यूम किया था कि व्हाइट आइड फीमेल जो है वो वायबल नहीं है, वो यहां पे उसने कंफर्म किया और ये देखा कि जब व्हाइट आइड मेल को क्रॉस किया तो उससे रेड आइड फीमेल, रेड आइड मेल, व्हाइट आइड फीमेल और व्हाइट आइड मेल जो कि 1:1:1:1 के साथ, यानी कि इन दोनों की रेशो ऑलमोस्ट सेम थी और इधर भी व्हाइट आइड मेल और फीमेल की रेशो ऑलमोस्ट सेम थी, जिस वजह से यहां पे जो उसका एक अजम्पशन थी कि व्हाइट आइड फीमेल शायद एग्जिस्ट नहीं करती वो रूल आउट हो गई। अब नई बात आ गई कि अगर व्हाइट आइड फीमेल भी एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब जो सेक्स लिंक्ड करैक्टर है वो पर्टिकुलरली एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड है। और फिर उसने अपने इस बात को कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट या रेसिप्रोकल टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया। अब रेसिप्रोकल क्या था, टेस्ट क्रॉस के ऑपोजिट। वो क्या था, टेस्ट क्रॉस में व्हाइट आइड मेल यूज कर रहा था, रेसिप्रोकल में व्हाइट आइड फीमेल यूज की। उधर रेड आइड फीमेल थी तो रेड आइड मेल, यानी कि ऑपोजिट यूज किया और उसकी वजह से उसने देखा कि रेड आइड फीमेल और व्हाइट आइड मेल हासिल हो रहा था। अब उसका ये जो अजम्पशन थी वो खत्म हो गई और उससे उसने जो कंक्लूजन्स निकाले वो क्या थे। उसने कहा कि जो ड्रोसोफिला आई कलर है वो एक्स लिंक्ड ट्रेट है। दूसरे नंबर पर उसने कहा रेड आई जो है वो डोमिनेंट करैक्टर है और उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है W+ पे, और व्हाइट आई जो है वो रिसेसिव ट्रेट है जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय W। अब अगर इसके इन कंक्लूजन्स की बुनियाद पे जो इसने लास्ट पे अपना ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच अपनाई थी उसको देखें तो हम किस तरह से इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए व्हाइट आइड, सबसे पहले तो हमें पता है कि मेल जो है उसमें X और Y होते हैं। अब X लिंक था, व्हाइट आई है तो इसका मतलब X के ऊपर क्या होगा, W, और रेड आइड फीमेल है तो इसका मतलब X W+, X W+। ठीक है। अब इससे जब रेड आइड हासिल हुए तो कौन कौन से इंडिविजुअल हासिल हो सकते हैं। अब इससे जो गमीट बनेंगे वो सारे के सारे XW+ होंगे, यानी कि चाहे मेल आए या फीमेल आए XW+ होना उसके पास लाजमी है। और दूसरी कंडीशन क्या है, यहां तो उसके पास XW होगा, हेट्रोजाइगस फीमेल बनेगी रेड आइड फीमेल, और Y होगा यानी कि रेड आइड मेल। तो इसका मतलब ऑल ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन में क्या बन जाएंगे, रेड आइड। अब उसने इन दोनों को क्रॉस किया, किस तरह से, रेड आइड फीमेल हासिल की XW+, XW। ये उसने F1 जनरेशन में जो रेड आइड फीमेल हासिल हुई थी उससे क्रॉस किया रेड आइड मेल को, और वो क्या था, XW+Y। अब जिस वक्त ये क्रॉस किया
तो उससे F2 जनरेशन जो हासिल हुई वो रेड आइड फीमेल, रेड आइड मेल और व्हाइट आइड मेल थे। अब इसमें देखिए जो हमारे पास गमीट बन सकते हैं, इससे दो तरह के गमीट बन सकते हैं, या तो XW प्लस बन सकता है या XW बन सकता है। इधर से भी दो तरह के गमीट बन सकते हैं, आइदर XW प्लस और Y। अब इस क्रॉस को हम पुनेट स्क्वायर के ऊपर ले जाते हैं। यहां पे देखिए कि अगर मैं इस पोजीशन पे शो करता हूं, इस तरफ मैं मेल के करैक्टर को रिप्रेजेंट कर लेता हूं, इस तरफ फीमेल के। अगर फीमेल में देखें तो दो तरह के स्ट्रक्चर थे, कौन कौन से? XW प्लस था और XW था, और मेल के केस में क्या क्या थे? XW प्लस एंड Y। अब अगर इससे हम देखें तो क्या हो सकता है? XW प्लस बन सकता है, फिर यहां पे आए तो XW प्लस Y हो सकता है, यहां पे XW प्लस XW हो सकता है, और यहां पे XW Y हो सकता है। अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि रेड आइड फीमेल बनी XW प्लस, ये हेट्रोजाइगस भी रेड आइड फीमेल ही रहेंगी, और व्हाइट आइड मेल भी बने और रेड आइड मेल भी बने, लेकिन व्हाइट आइड फीमेल अपीयर नहीं हुई इस क्रॉस के अंदर, नो व्हाइट आइड फीमेल। यही वो पॉइंट था जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा किस तरफ? टेस्ट क्रॉस की तरफ। और टेस्ट क्रॉस में उसने क्या किया? XW Y को यूज किया मेल, और रेड आइड फीमेल यूज की थी जो कि F1 जनरेशन में हासिल हुई थी, XW प्लस XW। तो हम यहां पे XW प्लस और XW के साथ इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इसकी वजह से चारों कंडीशंस हासिल होने के चांसेस है। मैं इसके क्रॉस को यहां पे उसी तरह से पुनेट स्क्वायर में बनाता हूं कि अगर हम यहां पे देखें तो XW और Y, यहां पे हम मेल को रिप्रेजेंट कर लें और इस तरफ हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं XW प्लस एंड XW जो कि फीमेल के हैं। अब इस जगह पे पहले एरिया में हम देखेंगे XW प्लस XW हमें शो हो गया, इस जगह पे XW। अब जिस वक्त XW आएगा तो इसका मतलब व्हाइट आइड फीमेल हासिल हो गई, और जिस वक्त इस एरिया में देखेंगे तो XW प्लस Y और XWY। अब इस पुनेट स्क्वायर से हमने आसानी से यह बात जस्टिफाई कर ली कि अगर जो मेल और फीमेल हैं उनको क्रॉस किया जाए टेस्ट क्रॉस के लिए तो 1:1:1:1 के साथ हासिल हो जाती है व्हाइट आइड रेड आइड फीमेल, और फिर व्हाइट आइड फीमेल, फिर रेड आइड मेल और व्हाइट आइड मेल। इस प्रोसेस को रेसिप्रोकल क्रॉस में उसने देखने के लिए क्या किया? व्हाइट आइड मेल को XW को क्रॉस किया रेड आइड मेल के साथ जो कि XW प्लस Y था। अब उससे जब गमीट बनेंगे तो इससे सिर्फ XW के गमीट बनेंगे और इधर XW प्लस के गमीट होगा और Y का 2 डिफरेंट टाइप के गमीट होंगे, हेट्रोगेमेटिक होगा। और ऑफस्प्रिंग जब देखेंगे तो रेड आइड फीमेल कैसे बनेगी? XW प्लस एंड XW, ये रेड आइड हो गई हेट्रोजाइगस, और जब XW और Y मिलेगा तो व्हाइट आइड मेल, यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस में ये बात जस्टिफाई कर दी उसने कि ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है, और उसके साथ साथ ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है वो हमेशा जिगजैग मैनर में चलती है। अगर रेड आइड मेल था तो उसका करैक्टर नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल में आएगा, मेल टू मेल ट्रांसफर नहीं है बल्कि मेल टू फीमेल ट्रांसफर है, और फीमेल टू मेल इस करैक्टर के ट्रांसफर होने का चांस होता है। इसलिए हम कहते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है वो जिगजैग मैनर में चलती है, फादर टू डॉटर एंड डॉटर टू द ग्रैंडसन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जिगजैग। ये वो प्रोसेस था जिसमें पहली दफा TH मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने इस बात को जस्टिफाई किया कि किस तरह से इनहेरिटेंस में जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं और वो क्रोमोसोम पर
पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड होते हैं। इसके बाद फिर डिफरेंट और एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ह्यूमन की जो जीन लिंकेज है उसको जस्टिफाई किया गया। तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सेकेंड पार्ट जो हमारे लेक्चर का, दैट इज सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस। जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमन में हम जानते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ऐसे ट्रेट जो कि सेक्स क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होंगे उनको हम कहेंगे कि ये सेक्स लिंकेज का नाम दिया जाएगा। अब ट्रेट्स लिंक्ड टू सेक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ ह्यूमन टू टाइप्स के हो सकते हैं, आइदर एक्स और वाई। तो अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो ट्रेट या वो जीन्स एग्जिस्ट करें तो उसे हम नाम देते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट्स, और इसी तरह से वाई क्रोमोसोम पर हो तो उन्हें हम वाई लिंक्ड ट्रेट्स का नाम देते हैं। एक्स लिंक्ड ट्रेट्स मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं, लेकिन वाई लिंक्ड ट्रेट्स जो हैं वो हमेशा सिर्फ मेल में होते हैं और मेल से मेल की तरफ ही ट्रांसफर होते हैं। एक्स लिंक्ड ट्रेट्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। यानी कि अगर जीन्स के अलील्स के रिसेसिव होने की वजह से ट्रेट एक्सप्रेस करे तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, और अगर डोमिनेंट होने की वजह से एक्सप्रेस करे तो उसे हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का नाम देते हैं। अगर इसके एग्जांपल देखें तो जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हमारे पास आते हैं, ये हम यहाँ पे रिसेसिव का लफ्ज अगर इस्तेमाल करें, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो वो हमारे पास है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और इसके अलावा टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम, ये हमारे बुक में एग्जांपल दी गई। इसी तरह से एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में देखें तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। तो ये एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन की गई। जब हम बात करते हैं हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की जो कि रिसेसिव के केस में है, तो पहले तो हम ये बात जस्टिफाई कर लें कि हीमोफीलिया जो है उसको रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं रिसेसिव में, या जो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स है उसको डोमिनेंट में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं हीमोफीलिया की एग्जांपल ले लेता हूं। हीमोफीलिया जो है इसके तीन बेसिक कंडीशंस बन सकती हैं। अगर फीमेल्स के केस में देखें तो इट इज मे बी एक्स कैपिटल एच यानी कि डोमिनेंट लील आ जाए तो क्या कहेंगे इसको, दैट इज नॉर्मल। इसी तरह से हम कह सकते हैं दूसरी कंडीशन हो सकती है एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच। ये इंडिविजुअल भी नॉर्मल होगा, लेकिन कैरियर इसके पास एक अलील ऐसा है जिसकी वजह से डिजीज हो सकती है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच। तो ये इंडिविजुअल जो है वो कहलाएगा अफेक्टेड, इसमें जो हीमोफीलिया है। तो इसका मतलब फीमेल्स के केस में 33% इफेक्ट होने का चांस है, यानी कि 1/3 रेशो जो है वो फीमेल में इफेक्टेड होंगी। जबकि मेल के केस में क्या होगा, दैट इज मे बी एक्स कैपिटल एच वाई और एक्स स्मॉल एच वाई। तो मेल के केस में 50% इफेक्ट होने का चांस हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो है वो मोर कॉमन है इन केस ऑफ मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स। लेकिन जब हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करते हैं, जैसे हम हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट की बात करें, तो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट के केस में हम ये देखते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल हैं, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट को विटामिन डी रिकेट्स का नाम भी दिया जाता है। इस केस में हम कहते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। इसमें अगर हम रिप्रेजेंट कर लें डी से तो एक्स कैपिटल डी हो सकता है, इंडिविजुअल क्या हो जाएगा अफेक्टेड क्योंकि डोमिनेंट है। इसी तरह से एक्स कैपिटल डी, एक्स स्मॉल डी, तो इसमें इंडिविजुअल क्या हो जाएगा अफेक्टेड। इसमें कैरियर के आने के चांसेस नहीं है क्योंकि डोमिनेंट अलील जो है वो एक्सप्रेस कर जाएगा और इफेक्ट हो जाएगा। और एक्स स्मॉल डी ये इंडिविजुअल नॉर्मल होगा। तो इसका मतलब यहां पे 2/3 फीमेल जो है वो अफेक्टेड होंगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दीज आर मोर कॉमन इन केस ऑफ फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल, क्योंकि मेल में चाहे एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो 50% ही चांस रहेगा अफेक्ट होने का। लेकिन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है वो इस केस में हम कहते हैं 33% चांस है,
फीमेल में, और यहाँ पे 66% या 2/3 का जो है वो फिनोटाइपिक रेशियो हमारे पास मिलती है जो कि अफेक्टेड हो सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं दीज आर मोर कॉमन इन फीमेल एंड दीज आर मोर कॉमन इन मेल्स। जब एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में जिक्र किया जाता है तो ह्यूमन के केस में एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटल मॉडल के अकॉर्डिंग स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया जा सकता, ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना अलाउड नहीं है। सो नो एक्सपेरिमेंटल मेटिंग इन ह्यूमंस। इसके मोड ऑफ इनहेरिटेंस को हम स्टडी कैसे करते हैं? दैट इज थ्रू पेडिग्री। जो जनरेशंस का जो हमारे पास नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आते हैं उनकी विरासत में किस तरह से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है उसको स्टडी कर सकते हैं पेडिग्री के थ्रू, ना कि एक्सपेरिमेंटल मेटिंग के जरिए। जैसे मैंने जिक्र किया कि जो एक्स सेक्स लिंकेज में एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स है उसमें हमारी बुक में डिस्कस किया गया एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। तो हीमोफीलिया की जेनेटिक्स को एलैबोरेट करेंगे हमारे इस लेक्चर में। तो इस हीमोफीलिया की जेनेटिक्स को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता आफ्टर एन इंजरी। यानी कि नॉर्मल क्या होता है कि अगर हमें किसी किस्म का कोई कट लगता है, इंजरी आती है, तो ब्लड जैसे ही बॉडी से रिलीज होना शुरू होता है तो उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस शुरू होता है जिसकी वजह से ब्लड का फर्दर जो है वो लॉस होने से रोक लिया जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर एक पर्सन में ब्लड फेल्स टू क्लॉट यानी कि क्लॉट होने से रुक जाए तो उसको हम नाम देते हैं हीमोफीलिया। ये एक एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है। इसके काजेस क्या है? या तो एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर होगी, कंप्लीट एब्सेंस, या रिडक्शन और मेल फंक्शंस। तो ये डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेल फंक्शंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हो जाए, एब्सेंस हो जाए या रिडक्शन हो जाए, तो तीनों वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। हीमोफीलिया की टाइप्स देखें तो हम इसको 3 बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। दैट इज मे बी हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। और हीमोफीलिया ए और बी सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड होने की वजह से इसको नाम दिया जाता है नॉन एलिलिक, जबकि हीमोफीलिया सी ऑटोसोमल होने की वजह से उसको एलिलिक का नाम दिया जाता है। अगर इसमें हम बेसिक डिफरेंस देखें जो कि एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीमोफीलिया ए 80% इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है, जबकि हीमोफीलिया बी 20% को, और हीमोफीलिया सी लीस्ट कॉमन है यानी कि लेस देन 1% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। सो हमें यह पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है, तो वो हीमोफीलिया ई है, और लीस्ट कॉमन जो है वो हीमोफीलिया सी कंसिडर की जाएगी। इसके लिए जैसे मैंने काज में कहा कि क्लॉटिंग फैक्टर का ना बनना, खराब बनना या कम बनना हो सकता है। तो कौन सा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर? इन केस ऑफ हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 मिसिंग होता है, बी में फैक्टर 9 और सी में फैक्टर 11। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं और उनमें प्रॉब्लम की वजह से ये मुख्तलिफ किस्म का हीमोफीलिया की कंडीशन आ सकती है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस जो है या हीमोफीलिया, ये जिगजैग पैटर्न पे होते हैं। जिगजैग पैटर्न का मतलब कि मदर टू सन आएगा और सन टू ग्रैंड डॉटर, या फादर टू डॉटर और डॉटर टू ग्रैंड सन। तो हमेशा स्ट्रेट जो है वो मूवमेंट नहीं होगी, जैसे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है वो स्ट्रेट होती है, फादर टू सन हमेशा एक जेंडर में चलेगी। लेकिन जो एक्स लिंक्ड है ये हमेशा एक जेंडर से दूसरे जेंडर की तरफ ट्रांसफर होती है, इसलिए हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिगजैग मैनर। जीन्स जो हीमोफीलिया के लिए जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैपिटल एच और स्मॉल एच लेटर जो है ये अल्फाबेट को यूज करते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो हम जानते हैं कि जब भी रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो स्मॉल अल्फाबेट यूज किया जाता है और डोमिनेंट के लिए कैपिटल एच या कैपिटल लेटर या अल्फाबेट यूज किया जाता है। तो जब कैपिटल लेटर यूज करेंगे तो रिसेसिव इनहेरिटेंस में वो नॉर्मल होगा, और स्मॉल जब यूज करेंगे तो वो हीमोफिलिक कंसिडर किया जाएगा। इसी जेनेटिक्स के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम एक एमसीक्यू देखें, व्हेन अ हीमोफिलिक कैरियर वुमेन, अब यहां पे हम सबसे पहले तो ये बात समझ लें
कि हीमोफिलिक कैरियर वुमेन क्या है। अगर हम सिंबल्स देखें, जो लेटर यूज करते हैं और सिंबल, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। देखिए, अगर हम फीमेल और मेल दोनों की बात समझ लें कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमेशा फीमेल के लिए हम शो करते हैं एक राउंड, और जो मेल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बॉक्स रिप्रेजेंट किया जाता है पेडिग्री में। अब अगर ये दोनों जो है इसी तरह से ब्लैंक रखे जाएं तो ये कंसिडर किए जाते हैं नॉर्मल है। और अगर फीमेल के केस में राउंड में एक डॉट शो किया जाए तो इट मींस इट इज अ कैरियर। अब मेल जो है वो कैरियर नहीं हो सकता, क्यों, अभी हम ये बात समझते हैं। और अगर इस राउंड को हम लाइंस से फिल कर दें या इसको फिल कर दिया जाए तो इसको हम कंसिडर करते हैं ये अफेक्टेड है। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्रामेटिकली। यानी कि हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये हीमोफिलिक है, ये नॉर्मल है या कैरियर है। हमने सिर्फ ये सिंबल बना लिए जिसके जरिए हम आसानी से ये बात जस्टिफाई कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस को जस्टिफाई करने के लिए जब फीमेल है जो नॉर्मल है, उसके लिए हमारे पास जेनेटिक बेसिस की होंगी एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच। जब कैरियर के लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, और इसमें एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच। अब यहां पे हमारे लिए आसान हो गया, हीमोफिलिक कैरियर वुमेन कहा गया, तो कैरियर वुमेन के लिए हमारे पास जो जेनेटिक्स है वो क्या है, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच। ये फीमेल के लिए हो गई। मैरिज अ नॉर्मल मैन, अब नॉर्मल मैन के लिए हम शो करते हैं एक्स कैपिटल एच वाई, और हीमोफिलिक के लिए एक्स स्मॉल एच वाई। तो यहां पे नॉर्मल मेल के लिए हम कहेंगे एक्स कैपिटल एच वाई। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से हम इसका जो एक गैमीट्स अगर इसमें ड्रॉ करें, कौन कौन से गैमीट्स बन सकते हैं, तो गैमीट्स के केस में हम ये कंसिडर करेंगे कि ये सिचुएशन में गैमीट्स एक्स कैपिटल एच एक गैमीट बनेगा, एक्स स्मॉल एच दूसरा गैमीट, इसी तरह से एक्स कैपिटल एच एक और वाई दूसरा गैमीट। अब दोनों के गैमीट जो हैं वो क्रॉस कर सकते हैं, ये वाला गैमीट इसके साथ मिल सकता है जिसके जरिए एक्स कैपिटल एच बनेगा। इसी तरह से ये वाला गैमीट जो है वो इसके साथ मिले तो एक्स कैपिटल एच वाई हो सकता है, ये गैमीट इसके साथ मिले तो एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, और ये इसके साथ मिले तो एक्स स्मॉल एच वाई। अब हमारे पास आसान तरीका है कि हम ये जस्टिफाई कर सकें, ये नॉर्मल फीमेल होगी और ये भी नॉर्मल या कैरियर होगी, ये नॉर्मल मेल होगा और ये अफेक्टेड होगा। अब अगर हम देखें क्वेश्चन में ऑप्शन में ए ऑप्शन दी गई ऑल चिल्ड्रन, तो इससे यह बात तो साबित हो गई कि एक अफेक्टेड है, इसका मतलब ऑल चिल्ड्रन नहीं है। यह बात जो है वो गलत हो जाएगी। किस तरह से यह सही हो सकती है, अगर यह कहा जाता कि जो फीमेल है वो अफेक्टेड है और मेल भी अफेक्टेड है, तो उसकी वजह से ऑल चिल्ड्रन अफेक्टेड होने के चांसेस मौजूद थे। तो अगर हमें ये चिल्ड्रंस में से ये अगर इसमें से चेंज कर दिया जाए, हीमोफिलिक कैरियर वुमेन के बजाय हीमोफिलिक अफेक्टेड वुमेन लिख दिया जाए, तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच, जिस वजह से हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। बीटा ऑप्शन देखिए ऑल डॉटर्स, तो यहां पे देखिए एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच, इसका मतलब नॉर्मल फीमेल, ऑफस्प्रिंग में एक डॉटर नॉर्मल आ गई, इसका मतलब ये वाला आंसर भी नहीं होगा। अगर सी ऑप्शन देखें चार्ली, तो उसमें हम कह रहे हैं हाफ डॉटर, तो यहां पे देखिए एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच नॉर्मल फीमेल है, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच कैरियर फीमेल है, अफेक्टेड फिर भी नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हाफ डॉटर्स भी नहीं हो सकता। और अगर हम डेल्टा ऑप्शन देखें तो इसमें क्या कहा गया, हाफ सन्स। किस तरह से, एक्स कैपिटल एच वाई और एक्स स्मॉल एच वाई, इसका मतलब 50% नॉर्मल है, 50% अफेक्टेड है। सो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन अमंग दीज विल बी
हाफ सन्स। तो इसमें अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें तो क्वेश्चंस के अंदर चेंज करके ऑप्शंस जो है वो चेंज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेल अफेक्टेड शो कर दिया जाए तो इसका मतलब एक्स स्मॉल एच आएगा, तो ऑप्शंस चेंज हो जाएंगी। अगर कैरियर की बजाय अफेक्टेड फीमेल शो कर दी जाए तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से पूछा जा सकता है, कैरियर वुमेन को नॉर्मल के साथ, इसी तरह से कैरियर का अफेक्टेड के साथ, और मुख्तलिफ कंडीशन अफेक्टेड को अफेक्टेड के साथ भी कंसिडर किया जा सकता है। हमें जो याद रखने की चीज है वो ये है, जिसमें सिंबल्स क्या है अगर पेडिग्री शो की जा रही है, और जैसे मिसाल के तौर पर पेडिग्री में अगर आप क्वींस विक्टोरिया की पेडिग्री देखें तो उसमें इस तरह से राउंड को शो किया गया कि इसके साथ जो है वो मैरी की। अब मैरी करने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको यूं शो किया जा रहा है। कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं? दैट इज मे बी मेल फीमेल, वो अफेक्टेड है कैरियर है, उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब हमने इसको बिल्कुल ब्लैंक रखा, और अगर इसमें डॉट शो करते तो इसका मतलब ये कैरियर था। तो इस तरीके से हम आसानी से ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि पेडिग्री के अंदर ये जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगी। यहां तक आज के लेक्चर की डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।